अध्याय 766 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक। 3 पुरुषों और एक महिला ने देखा कि नकुल शॉ यिनमिंग पक्षी पर बैठे और उड़ गए। उनके चेहरों पर सदमा अभी फीका नहीं पड़ा था और यिनमिंग पक्षी पहले ही जा चुका था। कुलीन लड़की ने खेद के साथ यिनमिंग पक्षी को उड़ते हुए देखा, इतना युवा और प्रतिभाशाली बीस्ट टैमर। दुर्भाग्य से मुझे उसके बारे में जानने का मौका नहीं मिला। संभवतः ऐसे कई बीस्ट टैमर नहीं थे जो यिनमिंग पक्षी को इतनी आसानी से वश में कर सकें, जो मृत्यु के तत्व में प्रशिक्षण लेता है। इसके अलावा ये बीस्ट टैमर युवा और सुंदर था। अग्रणी ग्रेट ओरिजिन कोर रेम सोवरेंस लॉर्ड ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी चिंता मत करो, भविष्य में उस युवा को देखने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा, ये देखते हुए कि वह कितना प्रतिभाशाली है। ये सुनकर अन्य सभी ने सहमति में अपने सिर हिलाए। सोना देर सवेर चमकेगा और उस युवा की क्षमता निश्चित रूप से किसी समय महान द्वीप क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगी। उसी समय कुछ दर्जन मील की दूर 2 रहस्यमय गार्ड थे। वे परछाइयों की तरह थे और उनकी खेती हाफ स्टेपिंग स्तर पर थी। गार्डों में से एक ने कहा, अजीब है, वह युवा ट्रू स्पिरिचुअल रेम पर है, लेकिन उसने एक गहन आत्मा उथल पुथल दी और वह यिनमिंग पक्षी को आसानी से वश में करने में सफल रहा। दूसरे गार्ड ने भावहीन होकर कहा, हमारा मिशन गुप्त रूप से राजकुमारी की रक्षा करना है। ये हमारा काम नहीं है कि वह युवा कितना अजीब है। बादलों में नकुल शॉ और छोटी चोरी करने वाली बिल्ली यिनमिंग पक्षी पर बैठे और वुयू जंगल के ऊपर हवा से गुजरे। नकुल शॉ प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके, यिनमिंग पक्षी की गति खराब नहीं है। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि मेरी आत्मा में गॉड ट्रिब्यूशन लाइटनिंग है, तो मैं इसे इतनी आसानी से वश में करने में सक्षम नहीं होता। किसी को ये जानना चाहिए कि उन्होंने अपने पिछले अवतार में विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस की खेती की थी और विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। नकुल शॉ के लिए खराब नहीं कहना यह दर्शाता है कि यिनमिंग पक्षी की गति उत्कृष्ट थी। बेशक, हालांकि यह तेज था, इसके नकारात्मक पहलू भी थे। ये वजन की मात्रा जो ये ले जा सकता था वह अन्य पक्षियों की तुलना में बहुत हल्का था, क्योंकि इसका शरीर केवल आंशिक रूप से भौतिक था, इसलिए यह मर्जी से बड़ा और छोटा हो सकता था। वर्तमान नकुल शॉ के लिए ये पक्षी एक अच्छी सवारी था। यिनमिंग पक्षी ने मृत्यु के दुर्लभ तत्व की खेती की थी और इसमें उत्कृष्ट गति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि नकुल शॉ ने इसे वश में करने की कोशिश की थी। इसे वश में करते समय नकुल शॉ ने पास के 2 हाफ स्टेप किंग्स को भी महसूस किया, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने आवरण को छुपा लिया और चले गए। मुझे संप्रदाय में लौटने से पहले कार्य पूरा करना चाहिए। नकुल शॉ को याद आया कि उन्होंने एक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता थी। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर जानवरों के विशिष्ट भागों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। इन जानवरों की ताकत कम नहीं थी और 1 या 2 ट्रू ह्यूमन रैंक्स के लिए कार्य को पूरा करना कठिन होगा। आधा दिन बीत जाने के बाद नकुल शॉ ने आसानी से कार्य पूरा किया और यिनमिंग पक्षी पर संप्रदाय में लौट आए। एक हल्की सुनहरी रोशनी से घिरे पहाड़ों का एक समूह नजर में आया। ये सूरज के साथ समन्वय में प्रतीत होता था। हुश हुश, आसमान में कभी कभार उड़ने वाली आकृति दिखाई देती थी और हर तरह की उड़ने वाली सवारियां थीं। ओरिजिन कोर रेम के संप्रभु समय समय पर देखे जा सकते थे। हम नकुल शॉ के यिनमिंग पक्षी ने संप्रदाय के कुछ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। यिनमिंग पक्षी एक दुर्लभ पक्षी था और यहाँ तक कि ग्रेट ओरिजिन कोर रेम सोवरेंस लॉर्ड्स और हाफ स्टेप किंग्स भी एक चाहते होंगे। यिनमिंग पक्षी की परिपक्व होने की प्रक्रिया दूसरों की तुलना में अधिक कठिन थी, लेकिन यह अभी भी वांछनीय था। कुछ ओरिजिन कोर रेम के संप्रभुओं ने नकुल शॉ के यिनमिंग पक्षी को गर्म गर्म आंखों से घूरा, लेकिन नकुल शॉ विचलित नहीं हुए। उन्होंने जानबूझकर कम महत्वपूर्ण नहीं होने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी यहाँ उनकी सवारी चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रसिद्ध होने का मतलब होगा कि उन्हें 10,000 सेक्रेड क्लेन में अधिक संसाधन और शक्ति मिलेगी। 10,000 सेक्रेड क्लेन के एक महान हॉल के भीतर कुछ शिष्य कतार में खड़े थे और अपने कार्य सौंप रहे थे। हॉल के पार से आश्चर्यचकित करने वाली आवाजें आईं, कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल। इन आवाज़ों की उत्पत्ति सृजन, आशिया और कंपनी थी। उनकी आवाज़ सुनकर नकुल शॉ धीरे धीरे आगे बढ़े। आखिरकार पूरे समूह ने एक साथ कार्य स्वीकार किया था और हर किसी के पास एक निर्दिष्ट राशि थी जिसे उन्हें देने की आवश्यकता थी। जब सृजन ने देखा कि नकुल शॉ सुरक्षित रूप से लौट आए हैं, तो उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमक उठी। सृजन ने अपनी भावनाओं को जल्द ही छुपा लिया और एक धर्मी लहजे में कहा, कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल, चूंकि आप अकेले गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आमतौर पर नकुल शॉ को हिस्सा पाने के लिए पूरे रास्ते समूह का अनुसरण करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन चूंकि वह चले गए थे, इसलिए समूह के नेता के पास उसे कुछ भी नहीं देने की क्षमता थी।
वास्तव में पहले के नकुल शॉ वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, इसलिए ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं था। सृजन ने फीकी सी मुस्कान के साथ सोचा, मैं इसके बारे में रेगुलेटिंग टीम को भी बताने जा रहा हूँ। इस पल में ये सृजन की टीम की जाने की बारी थी और नकुल शॉ भी उनके पीछे पीछे आए। एक अलग हॉल के भीतर सृजन और कंपनी ने वस्तुओं को सौंपना शुरू कर दिया। वस्तुओं की जांच के प्रभारी व्यक्ति एक बुजुर्ग थे जो स्मॉल ओरिजिन कोर रेम के अंतिम चरणों तक पहुंच चुके थे। सृजन ने धार्मिक रूप से कहा, रेगुलेटर फैन, ये वे सामग्रियां हैं जिन्हें हमने एकत्र किया है, लेकिन हमारे सदस्यों में से एक, नकुल शॉ, समूह को छोड़कर चला गया। रेगुलेटर फैन की अभिव्यक्ति सख्त थी। मैंने आत्मकेंद्रित और स्वार्थी शिष्यों को बहुत अधिक देखा है। हमें उन्हें अधिक गंभीर रूप से दंडित करने की आवश्यकता है। सृजन एक राजा का शिष्य था और रेगुलेटर फैन स्पष्ट रूप से उसे चेहरा देता। रेगुलेटर फैन की नज़र नकुल शॉ पर पड़ी। आप नकुल शॉ हैं। आपकी निर्दिष्ट मात्रा में सामग्रियां कहाँ हैं? वह नकुल शॉ नामक युवा के बारे में थोड़ा जानते थे क्योंकि वह थोड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन लॉर्ड राजवंश में एक अर्थ स्पिरिचुअल बॉडी इतनी दुर्लभ नहीं थी। इसके अलावा, प्रतिभा के अलावा, किसी का भविष्य भी बोध, इच्छा, प्रयास और कई अन्य चीज़ों पर आधारित था, जब तक कि कोई नानगोंगशेंग की तरह नहीं था और उसके पास हेवन स्पिरिचुअल बॉडी नहीं थी। कुल मिलाकर, यदि अगले 2 वर्षों में नकुल शॉ का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो उनके पास एक राजा का शिष्य बनने का मौका था। हुश! नकुल शॉ ने भावहीन होकर अपना हाथ हिलाया और सामग्रियों का एक गुच्छा जमीन पर गिर गया। क्या? मौजूद सभी लोगों की आंखें सामग्रियों के समूह पर टिकी रहीं। वे कार्य से आवश्यक वस्तुएं थीं। रेगुलेटर फैन थोड़े भ्रमित हुए। यहाँ आवश्यक मात्रा से 2 गुनी मात्रा है। क्या आपने इसे अकेले किया? इसका मतलब था कि अकेले नकुल शॉ ने आवश्यकताओं को 2 गुना पूरा किया और वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे। उन्होंने आवश्यकताओं को आसानी से पार कर लिया। रेगुलेटर फैन ने सामग्रियों का निरीक्षण किया और पाया कि वे परिपूर्ण थे। सृजन और कंपनी सभी दंग रह गए। वह इसे अकेले कैसे कर सकता था? और दयालु आशिया की आंखें घूम गईं, अपनी आश्चर्य को छुपाने में असमर्थ थीं। नकुल शॉ की पीठ के जाने की छवि एक बार फिर उनके दिमाग में उभर आई। नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए पूछा, रेगुलेटर, क्या मैंने आवश्यकताओं को पूरा किया है? रेगुलेटर फैन जल्द ही शांत हो गए। आपके पास यहाँ आवश्यक मात्रा से 2 गुनी मात्रा है और वे सभी उच्च गुणवत्ता के हैं। आपने स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं को पूरा किया है। कार्य को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में कोई विशेष तरीका नहीं था। यदि वे चाहते थे तो कोई प्रिमल क्रिस्टल स्टोन्स खर्च कर सकता था और केवल आवश्यक सामग्रियां खरीद सकता था। सृजन ने दूसरों के साथ निगाहें मिलाते हुए सोचा, यह नकुल शॉ निश्चित रूप से इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए किसी को किराए पर लिया है। आखिरकार उसके पीछे एक सभ्य परिवार है। मिशन पूरा करने के बाद उन सभी को उनके पुरस्कार मिले। पुरस्कार मुख्य रूप से संप्रदाय के योगदान बिंदु थे, जिनका उपयोग तकनीक खरीदने या संप्रदाय में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। संप्रदाय के मध्य ऊपरी उच्चायोग ने सभी कष्टप्रद कार्यों को नीचे के शिष्यों को सौंप दिया। यदि उनके क्षेत्र में कुछ असुरक्षित मामला था तो नीचे के शिष्यों को बाहर भेज दिया जाता था। खेती की दुनिया के अधिकांश शिष्यों का इस्तेमाल इधर उधर दौड़ने के लिए किया जाता था। नकुल शॉ ने अपने पुरस्कार का निरीक्षण किया, 2000 अंक और 8000 प्रिमल क्रिस्टल स्टोन्स। उनका पुरस्कार सृजन और कंपनी की संयुक्त राशि से अधिक था। आखिरकार आपूर्ति की जाने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं थी क्योंकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। हॉल से बाहर निकलने के बाद सृजन ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसते हुए सोचा, नकुल शॉ, आप इस बार आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन यदि अगला मिशन मारना या लड़ना है तो आइए देखें कि आप इसे कैसे नकली बनाते हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी एक मुस्कान बनाए रखी और नकुल शॉ के साथ अच्छे संबंध होने का नाटक किया। नकुल शॉ ने अचानक पूछा, सृजन, आप यिन परिवार के लोगों को कैसे जानते हैं? सृजन के दिल में घबराहट दिखाई दी जब उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। यिन परिवार? आपका क्या मतलब है? बकवास क्या है? लेकिन उन्हें किसी तरह बेचैनी महसूस हुई क्योंकि नकुल शॉ की तेज आंखें उन्हें देख रही थीं। नकुल शॉ ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और अपना हाथ लहराया। एक बड़ा काला जलता हुआ पक्षी बुलाया। हुश! यिनमिंग पक्षी नकुल शॉ को आसमान में ले गया और नीचे के अन्य शिष्यों को अवाक छोड़ दिया। हे भगवान, यह एक दुर्लभ यिनमिंग पक्षी है। क्या वह पक्षी वश में करना बेहद कठिन नहीं है? मौजूद शिष्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, जबकि सृजन और कंपनी के मुंह खुले रह गए। क्या नकुल शॉ के परिवार ने भी उसे वह दिया होगा? यिनमिंग पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखकर वे लंबे समय तक अवाक रहे। नकुल शॉ बहुत जल्द उस जगह पर पहुंचे जहां वह रहते थे। एक सेंट्रल शिष्य होने के नाते उनका अपना छोटा घर था, लेकिन ये 10,000 सेक्रेड प्लेन के बड़े पहाड़ों के बीच छोटा था।
उन्होंने तुरंत अपने घर के सुरक्षात्मक एरे को खोला और वह प्रतीक लगाया कि वह एकांत में थे। चूंकि 10,000 सेक्रेड क्लेन कभी 3 स्टार महाशक्ति हुआ करता था, इसलिए इसमें बेहद अच्छे बुनियादी कार्य थे। नकुल शॉ कमरे में बैठ गए क्योंकि गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक उनके दिमाग में दिखाई दी। नकुल शॉ ने सोचा, ये दोनों कौशल एक दूसरे के साथ चलते फिरते हैं। सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी की खेती करने के लिए मुझे 5 तत्वों की बिजली के साथ अपने शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्हें पहले 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक की खेती करने की आवश्यकता थी, जिसे विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस और 5 एलिमेंटल 10,000 लाइटनिंग तकनीक से संयुक्त और उन्नत किया गया था। 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक 12 स्तरों में विभाजित है और हेवनली डिवाइन रेम तक पहुंच सकती है। पहले 3 स्तर विंड लाइटनिंग पर आधारित हैं। चौथे स्तर के बाद कोई धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के तत्वों की खेती करना शुरू कर देता है। 10वां स्तर तब होता है जब 5 तत्व और विंड लाइटनिंग लगातार प्रसारित होने लगते हैं। नकुल शॉ का मन इसमें डूब गया। अध्याय 767 रास्ता रोकना। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि पहले 3 स्तरों को पार करना उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। आखिरकार अपने पिछले जन्म में वह विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस के चरम स्तर पर पहुंच चुका था। 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक विंड लाइटनिंग की शक्ति को अपनी मूल नींव मानती है, इसलिए विंड लाइटनिंग का महत्व स्पष्ट रूप से बहुत अधिक था। नकुल शॉ ने पहले 3 स्तरों को पूरी तरह से समझने और उनका विश्लेषण करने में 4 घंटे बिताए। वह समझ सकता था कि यह पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का संघनन और उसका सबसे उन्नत रूप था। यह उन्नत रूप वाकई में बेहद गहन है। यह अभी शुरुआती चरण में ही विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस से कहीं अधिक गहन है। नकुल शॉ अपनी प्रशंसा रोके नहीं रख पा रहा था। बेशक, चूंकि यह अभी शुरुआती चरण में था, इसलिए शक्ति में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इसके मुख्य लाभ ये थे कि इसकी क्षमता अधिक थी, यह ऊर्जा की कम खपत करता था और थोड़ी तेजी से रिकवर होता था। हालांकि नकुल शॉ जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास एम्परर इंटेंट था, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात इसकी असीम क्षमता थी। मैं अब पहले 3 स्तरों का अभ्यास कर सकता हूं, नकुल शॉ ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत शुरुआत नहीं की। उसे ऐसा करने से पहले कुछ काम करने बाकी थे। सबसे पहले नकुल शॉ ने प्राचीन धातु की अंगूठी से इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन का एक घूंट पिया। इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन किसी व्यक्ति के जीवन काल को 1000 साल तक बढ़ा सकती थी और उसके अस्तित्व की स्थिति को मजबूत कर सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन बेहद हल्की थी और वह खून के साथ घुल मिल सकती थी। यदि कोई आम इंसान भी इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन पी लेता तो वह भी इसे धीरे धीरे अवशोषित कर लेता। हालांकि नकुल शॉ इसे इतनी धीमी गति से अवशोषित नहीं करने वाला था। उसने तुरंत अपने इंटेंट और ट्रू युआन का संचार करना शुरू कर दिया ताकि इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन उसके पूरे शरीर में फैल जाए। इस शरीर में पहले से ही उच्च क्षमता थी, इसलिए यह बहुत सारी इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन को आसानी से अवशोषित कर सकता था। 3 दिन बाद नकुल शॉ की जीवन शक्ति और नींव बहुत मजबूत हो गई और कई अशुद्धियां शरीर से बाहर निकल गईं। अकेले जीवन शक्ति के मामले में नकुल शॉ ट्रू लॉर्ड रैंक से भी अधिक मजबूत हो गया था और ओरिजिन कोर क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था, और वह अभी भी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के पहले स्वर्ग यानी ट्रू ह्यूमन रैंक पर ही था। इसके अलावा उसने अब तक इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित किया था। बुरा नहीं है, चूंकि मैं दोबारा साधना कर रहा हूं, इसलिए मुझे अपनी नींव को बेहद मजबूत बनाना होगा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले 3 स्तर नकुल शॉ के लिए बेहद आसान थे। उसका इंटेंट स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर में विंड लाइटनिंग की शक्ति को निर्देशित किया था। चूंकि उसका इंटेंट इतना गहन था, इसलिए नकुल शॉ द्वारा विंड लाइटनिंग का शोधन बेहद शुद्ध था। ये लगभग तय था कि इन तीनों स्तरों की नींव उसके पिछले जन्म की नींव को भी पीछे छोड़ देगी। उसकी प्राचीन धातु की अंगूठी में कुछ दुर्लभ लाइटनिंग क्रिस्टल स्टोन्स के साथ साथ विभिन्न संसाधनों की एक छोटी मात्रा भी थी जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर सकता था। मात्र 1 घंटे के भीतर उसके शरीर में विंड लाइटनिंग की ट्रू फोर्स बनने लगी। इसकी गुणवत्ता ने उसके डेंटियन के भीतर की फायर ट्रू फोर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस शरीर के मूल मालिक ने फायर के दाव की साधना की थी, लेकिन नींव बहुत ठोस या शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए इससे नकुल शॉ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विंड लाइटनिंग ट्रू फोर्स डेंटियन में समाने लगी और फायर ट्रू फोर्स को बाहर करने लगी। एक वॉइड गॉड क्षेत्र के डेंटियन में पहले ही एक ट्रू युआन आयाम बन चुका होता है और वह ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को फिर से साधना करनी होती है। यह एक इमारत की तरह था, नीचे की संरचना जितनी ठोस होती, उसके ऊपर निर्माण करना उतना ही आसान होता और आप उतनी ही ऊंचाई तक जा सकते थे, और मूल शरीर तो अभी रूट ऑफ लॉस का निर्माण भी नहीं कर पाया था।
मात्र 3 दिनों के भीतर नकुल शॉ ने 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक के पहले स्तर की साधना कर ली। आधे महीने के बाद नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। इस समय तक 99% से अधिक फायर ट्रू फोर्स पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। उसकी ट्रू फोर्स का स्रोत विंड लाइटनिंग के एक स्पष्ट और तरल रूप से भर गया था जो उसके पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित हो रहा था। मेरी साधना एक चरम ट्रू ह्यूमन रैंक के बराबर है, लेकिन मुझे रूट ऑफ लॉस की भी आवश्यकता नहीं है, नकुल शॉ ने बुदबुदाया। किंग और एम्परर इंटेंट रूट ऑफ लॉस की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गहन थे, और इस बार नकुल शॉ अपनी साधना में वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे अपने इंटेंट को परिष्कृत करेगा। जब वह अंततः वॉइड गॉड क्षेत्र में वापस पहुंचेगा तो उसका एम्परर इंटेंट और अधिक शुद्ध और संघनित हो जाएगा। कुल मिलाकर इस रास्ते ने नकुल शॉ का भविष्य और अधिक व्यापक बना दिया था। पलक झपकते ही नकुल शॉ को एकांत साधना करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। इस समय तक वह दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच चुका था और वह ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच गया था। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र 3 स्वर्गों में विभाजित था: ट्रू ह्यूमन रैंक, ट्रू मिस्टिक रैंक और ट्रू लॉर्ड रैंक। सामान्य प्रतिभाओं को ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल की आवश्यकता होती थी और उन्हें रूट ऑफ लॉस को समझना पड़ता था। यदि किसी की समझने की क्षमता काफ़ी मजबूत नहीं होती तो वे जीवन भर ट्रू ह्यूमन रैंक पर ही अटके रहते। हालांकि नकुल शॉ ने ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंचने के लिए केवल 2 महीने का समय लिया। मेरी साधना डिमीगॉड कुन यून के खून से पुनरुत्थान की तुलना में धीमी है। नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि खून से पुनरुत्थान करने पर पिछले जन्म के शरीर के समान ही शरीर का निर्माण हो सकता है, और डिमीगॉड कुन यून ने विशेष रूप से अपने ब्लड एसेंस का उपयोग किया था। एक डिमीगॉड के खून की सिर्फ एक बूंद नकुल शॉ की नींव से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी, लेकिन वह बाल डिमीगॉड भी अपने पिछले जन्म वाले रास्ते पर ही चल रहा था। मैं गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक दोनों की साधना कर रहा हूं, और ये दोनों ही डिमीगॉड कुन यून की तकनीकों से कहीं अधिक गहन हैं। नकुल शॉ अपने लाभ और हानि को भी अच्छी तरह समझता था। उसने डेथ के कर्स्ट वध से छुटकारा पा लिया था, लेकिन उसने मिस्टिक आई स्केल्ड रेस की अपनी ब्लडलाइन खो दी थी। लगातार 2 महीने की एकांत साधना के बाद नकुल शॉ ने आखिरकार अपनी साधना रोक दी। यदि वह कर सकता तो नकुल शॉ आधे साल के लिए एकांत में चला जाता और ओरिजिन कोर क्षेत्र तक पहुंच जाता, लेकिन वह बहुत अधिक चौंकाने वाला होता। वह चाहे जितना भी चर्चा में रहना चाहता हो, उसकी भी एक सीमा थी। उसके रुकने का एक और कारण था, नकुल शॉ को गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी की भी साधना करनी थी, और दोनों कौशलों के बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी एक शरीर को मजबूत करने की तकनीक थी और इसके लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता थी जो नकुल शॉ के पास नहीं थी। वास्तव में नकुल शॉ अकेले 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक की साधना कर सकता था, लेकिन वह गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के आकर्षण से खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। जब सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी अपने बाद के चरणों में पहुंच जाती तो उसमें अमरता का गुण आ जाता और वह डिमीगॉड कुन यून की तरह खून से पुनरुत्थान करने में सक्षम हो जाता। इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि भविष्य में सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी गॉड ट्रिब्यूएशन का सामना कैसे करती। आखिरकार हेवनली डिवाइव क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रयास में गॉड ट्रिब्यूएशन सबसे बड़ा खतरा था। एक बार जब वह गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी की साधना कर लेता तो नकुल शॉ के गॉड ट्रिब्यूएशन को पार करने की संभावना 50% तक बढ़ जाती, और शायद वह अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए बिजली का उपयोग भी कर पाता। यद्यपि ये सभी बातें अभी बहुत दूर की थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि नकुल शॉ अभी उनके बारे में सोच नहीं सकता था। जैसे ही नकुल शॉ ने एकांत साधना से बाहर कदम रखा, उसके निवास के बाहर कई मेहमान मौजूद थे। उनमें से 2 तो ओरिजिन कोर क्षेत्र के लोग थे। नकुल शॉ, मैंने सुना है कि तुमने एक यिनमिंग बर्ड को वश में किया है। क्या तुम इसका सौदा करने के इच्छुक हो? एक लेट स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर क्षेत्र के व्यक्ति ने पूछा। क्षमा करें, मैं यिनमिंग बर्ड का सौदा नहीं करना चाहता। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी। नकुल शॉ, मेरे गुरु मिस्टिक आर्केन हॉल के डिप्टी हॉल लॉर्ड हैं, और वह एक हाफ सटेप किंग हैं जिनमें किंग बनने की क्षमता है। यदि तुम यिनमिंग बर्ड का सौदा करने के तैयार हो जाते हो तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा, एक थोड़े मोटे युवा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। नकुल शॉ इस युवा को जानता था। यह एक अन्य सेंट्रल शिष्य था जिसका नाम चेतन था। मूल नकुल शॉ की प्रतिभा के साथ कई ग्रेट ओरिजिन कोर क्षेत्र के सॉवरेन लॉर्ड्स और यहाँ तक कि एक हाफ सटेप किंग भी उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन नकुल शॉ कुछ साल इंतजार करना चाहता था और एक किंग का शिष्य बनना चाहता था। यूलिंग नकुल शॉ परिवार भी यही चाहता था।
यूलिंग नकुल शॉ परिवार के पास पहले से ही ग्रेट ओरिजिन कोर क्षेत्र के सॉवरेन लॉर्ड्स थे, केवल एक किंग का शिष्य बनकर ही नकुल शॉ और नकुल शॉ परिवार की किस्मत बदल सकती थी। जाओ जाओ जाओ, मैं एक किंग के साथ भी इसका सौदा नहीं करूंगा, नकुल शॉ ने अधीर होकर अपना हाथ हिलाया। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों को थोड़ा बदरंग कर दिया। एक मामूली ट्रू स्पिरिट क्षेत्र का व्यक्ति इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत कैसे करता है? एक स्मॉल ओरिजिन कोर क्षेत्र के बुजुर्ग ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन नकुल शॉ ने ठंडी हंसी उड़ाई और एक काली जलती हुई चिड़िया को बुला लिया। यिनमिंग बर्ड की आभा ने लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने दांत पीसकर शाप देना शुरू कर दिया, जबकि नकुल शॉ यिनमिंग बर्ड पर बैठकर वहां से रवाना हो गया। नकुल शॉ के जाने के ज्यादा देर नहीं हुई थी, तभी सृजन की आकृति पास ही प्रकट हुई और वह थोड़ा मोटे युवा चेतन की ओर चल पड़ा। ये लड़का जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक अहंकारी है, चेतन हैरान था। जे इस लड़के का IQ बहुत कम है और इसने वास्तव में एक साथ इतने सारे लोगों को नाराज कर दिया है। इसके इस रवैये के साथ, भले ही इसके पीछे मध्यम स्तर का परिवार हो, ये थाउजेंड सेक्रेड क्लान में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सृजन ऐसे अभिनय कर रहा था मानो वह कोई तमाशा देख रहा हो। वही वह व्यक्ति था जिसने ये खबर फैलाई थी कि नकुल शॉ के पास एक यिनमिंग बर्ड है। यिन परिवार ने उससे वादा किया था कि नकुल शॉ की चाहे जिस भी तरह से मौत हो, उसे एक भारी पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि नकुल शॉ को किसी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिससे उसकी साधना बढ़ गई थी और वह एक यिनमिंग बर्ड को वश में करने में सफल हो गया था, जिससे सृजन ईर्ष्या से भर गया था। वूश, 20 गज में फैली एक काली जलती हुई चिड़िया थाउजेंड सेक्रेड क्लान के एक बाजार में उतरी। थाउजेंड सेक्रेड क्लान का क्षेत्र बेहद बड़ा था, क्लान का आकार ही क्लाउड कंट्री जितना बड़ा था। इसलिए नकुल शॉ को अपनी अधिकांश जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लान छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। यही कारण था कि नकुल शॉ ने फिलहाल थाउजेंड सेक्रेड क्लान में ही रहने का फैसला किया था। इस युवा की इच्छाओं को पूरा करने और कम से कम हाफ स्टेप किंग स्तर तक सफलता प्राप्त करने के बाद वह महाद्वीप क्षेत्र की ओर लॉर्ड राजवंश की तरफ प्रस्थान करेगा। सामने बना महल दर्जनों मील चौड़ा था और यह एक छोटे वॉइड ओशियन स्पिरिट पैलेस जैसा दिखता था, लेकिन ये केवल क्लान के सदस्यों के बीच आदान प्रदान के लिए था। नकुल शॉ ने यिनमिंग बर्ड को वापस बुला लिया, जबकि छोटी चोर बिल्ली उसके कंधे पर बैठ गई और उसकी आंखें घूमने लगीं। लगभग आधे दिन के बाद नकुल शॉ कुछ आवश्यक संसाधन खरीदने में सफल रहा और साथ ही उन संसाधनों को बेच दिया जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी। बेशक यदि वह बहुत अधिक दुर्लभ संसाधनों को बेचता तो वह कई हाफ स्टेप किंग्स या उससे उच्च स्तर के लोगों को आकर्षित कर लेता, इसलिए उसने उन्हें नहीं बेचा। नकुल शॉ, वहीं रुक जाओ। कैसल से बाहर निकलते ही नकुल शॉ को लोगों के एक समूह ने रोक लिया। लोगों का ये समूह कम से कम सेंट्रल शिष्यों का था और थोड़ा मोटा चेतन भी उनमें शामिल था। वहां 2 कोर शिष्य भी थे जिसने नकुल शॉ को हैरान कर दिया। अध्याय 768, सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी। थाउजेंड सेक्रेड क्लान के अधिकांश कोर शिष्य किंग्स के शिष्य थे और उनकी स्थिति सामान्य सेंट्रल शिष्यों से कहीं अधिक थी। नकुल शॉ इन दोनों कोर शिष्यों को जानता था। उनमें से एक पिछले समूह का नेता सृजन था और दूसरा चमकदार आंखों वाला एक दुबला पतला पुरुष था जिसकी तीखी आभा थी और जिसकी साधना हाफ स्टेप ओरिजिन कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। सीनियर मार्शल ब्रदर हुआंग यूनहू, ये वही लड़का था जो किंग्स के प्रति असम्मानजनक था, थोड़े मोटे युवा चेतन ने कहा। इससे पहले नकुल शॉ ने कहा था कि वह एक किंग के साथ भी यिनमिंग बर्ड का सौदा नहीं करेगा। चेतन द्वारा इसे स्पष्ट रूप से बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, जैसे कि नकुल शॉ किंग्स को अपनी आंखों में भी नहीं रखता। हुआंग यूनहू एक कोर शिष्य और किंग लू यून का शिष्य था। ये व्यक्ति दिखावे और अपनी शान बघारने का शौकीन था और उससे जुड़ी जानकारी नकुल शॉ के दिमाग में उभर आई। हालांकि पिछले वाले नकुल शॉ को थाउजेंड सेक्रेड क्लान में आए हुए अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ था, लेकिन वह प्रसिद्ध कोर शिष्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता था। तुम वही नकुल शॉ हो। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हवा तुम्हारी जीभ काट देगी। तुम्हारी एक किंग के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हुआंग यूनहू ने ठंडे स्वर में कहा। क्लान में शिष्यों के बीच लड़ाई होना बेहद आम बात थी और क्लान एक आंख खुली और दूसरी बंद रखकर सब देखता था। जब तक कोई मरता नहीं था तब तक सब ठीक था। आखिरकार इससे शिष्यों में अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होती थी। नकुल शॉ, जल्दी से सीनियर मार्शल ब्रदर हुआंग और जूनियर मार्शल ब्रदर चेतन से माफी मांगो। तुम सीनियर मार्शल ब्रदर हुआंग का रवैया जानते ही हो। सृजन नकुल शॉ और हुआंग यूनहू के बीच आ गया और परवाह करने का नाटक करते हुए नकुल शॉ को माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ऐसा करते हैं नकुल शॉ, जब तक तुम घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगते, मैं किंग्स के प्रति तुम्हारी असम्मानजनक हरकत को माफ कर दूंगा। हुआंग यूनहू ने अपनी बाहें बांधते हुए कहा।
उसने बेहद धार्मिक होने का नाटक किया और एक किंग के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का प्रदर्शन किया। नकुल शॉ जानता था कि ये अन्य शिष्यों को डराने के केवल हथकंडे थे। अगर कोई सामान्य शिष्य होता तो वे तर्क और युक्ति का उपयोग करते, लेकिन अंत में ये सब बेकार साबित होता। ताकतवर का ही राज होता है। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से पीछे हटने वाला नहीं था। हम कचरा कोर शिष्यों की जोड़ी। क्या तुम लोगों को इस बात से डर नहीं लगता कि तुम अपने गुरुओं की नाक कटवा रहे हो? नकुल शॉ ने उपहास उड़ाया। ये सुनकर सब जगह सन्नाटा छा गया और सेंट्रल शिष्यों को नकुल शॉ के लिए पसीना आने लगा। हुआंग यूनहू और उनके साथी वाकई में कोर शिष्यों के बीच औसत से कम स्तर के थे, लेकिन उसके बावजूद वे अभी भी सेंट्रल शिष्यों से ऊपर थे। लड़के, तुम्हारी एक कोर शिष्य का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक कि सृजन को भी ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी सारी इज्जत खो दी हो। हुआंग यूनहू बेहद गुस्से में था। एक कोर शिष्य को उस लड़के द्वारा नीचा दिखाया जा रहा था जो यहाँ सिर्फ आधे साल से आया था। इसके बाद उसने अपनी हाफ स्टेप ट्रू युआन का संचार करना शुरू कर दिया और एक लाल भूरे रंग की रोशनी छोड़ी जिससे आसपास का इलाका भारी हो गया। घुटनों के बल बैठ जाओ। हुआंग यूनहू ने अपनी हाफ स्टेप ओरिजिन कोर क्षेत्र की साधना का प्रदर्शन किया। यह एक ट्रू मिस्टिक रैंक के व्यक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। उसका मानना था कि वह इस लड़के को तुरंत हरा सकता है। हालांकि उसकी नज़रों के सामने मौजूद युवा ने तिरस्कार से हंसा और धीरे से अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे एक काली अर्धपारदर्शी चिड़िया प्रकट हुई और उसने हुआंग यूनहू पर छलांग लगा दी। यिनमिंग बर्ड की शक्तिशाली आभा ने हुआंग यूनहू और उसके साथियों के चेहरों को सफ़ेद कर दिया और वे कांपने लगे। जूनियर मार्शल ब्रदर नकुल, ये शिष्यों के बीच का एक मुकाबला है। तुम्हारी अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर का उपयोग करने की हिम्मत कैसे हुई? सृजन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। बूम बूम बूम। हुआंग यूनहू चीख उठा क्योंकि उसे एक काली आग ने आ लिया था और वह पीछे की ओर दर्जनों गज दूर जा गिरा। सदमे की लहर ने कुछ अन्य सेंट्रल शिष्यों को थोड़ा घायल कर दिया था। ये बात ध्यान देने योग्य थी कि यिनमिंग बर्ड मृत्यु और आत्मा के तत्व का अभ्यास करती थी। उसके हमलों में आत्मा के हमले शामिल होते थे और वे जीवन शक्ति को मिटा सकते थे। जमीन पर लेटे हुए हुआंग यूनहू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। तो ये है एक कोर शिष्य की ताकत? नकुल शॉ ने उपहासपूर्ण लहजे में पूछा। नकुल शॉ, तुमने अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर का सहारा लिया है। अगर तुम में हिम्मत है तो अकेले मुझसे मुकाबला करो। हुआंग यूनहू किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा नफरत और अनिच्छा से भरा हुआ था। सृजन ने सख्त लहजे में कहा, नकुल शॉ, तुम्हारे आध्यात्मिक पालतू जानवर ने एक कोर शिष्य को घायल कर दिया है। क्या तुम्हें किसी किंग द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? ये सुनकर नकुल शॉ का भाव थोड़ा बदल गया। सृजन और उसके साथी शायद इस घटना का इस्तेमाल उसके पालतू जानवर से निपटने के तरीके के रूप में करेंगे। अगर कोई शिष्य किसी दूसरे शिष्य को घायल करता है तो ये सिर्फ जूनियर्स के बीच की बहस होती है, लेकिन अगर उनका आध्यात्मिक पालतू जानवर किसी दूसरे शिष्य को घायल कर देता है तो ये कुछ अलग बात बन जाती है। क्या ऐसा है? नकुल शॉ ने अपने होठों पर जीभ फेरी और हुआंग यूनहू की ओर चल पड़ा, फिर उसकी दाहिने टांग पर लात मारी। हुआंग यूनहू चीख उठा क्योंकि उसे एक चटकने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी टांग टूट चुकी थी। ये कल्पना करना कठिन था कि नकुल शॉ, जो कि एक ट्रू मिस्टिक रैंक का शिष्य था, का शरीर इतना मजबूत था। आसपास के सेंट्रल शिष्यों को ठंडक महसूस हुई। हुआंग यूनहू ने मुझे चुनौती दी और मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? नकुल शॉ की नज़र ने पूरे स्थान पर दौरा किया और सभी शिष्यों ने उसकी नज़रों से बचते हुए हिचकी लेना शुरू कर दिया। हा। नकुल शॉ यिनमिंग बर्ड पर बैठकर जोर जोर से हंसते हुए वहां से रवाना हो गया। सभी सेंट्रल शिष्यों के चेहरे बदरंग थे। बेशर्म, वह नकुल शॉ सिर्फ अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर के सहारे पर है। सब ने कसम खाई, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अगर यिनमिंग बर्ड न होती तो मैं भी नकुल शॉ को हरा देता, एक चरम ट्रू मिस्टिक रैंक के सेंट्रल शिष्य ने गुस्से में कहा। उसी दिन बाद में शिष्यों के बीच ये खबर फैल गई कि नकुल शॉ ने एक कोर शिष्य को घायल करने के लिए अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर का इस्तेमाल किया है। रात में घायल हुआंग यूनहू अपने गुरु को बताने गया। उद्धरण चिन्ह ... यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं घायल हो गया, बल्कि यह है कि नकुल शॉ की किंग्स का अनादर करने और गुरु को अपमानित करने की हिम्मत हुई। हुआंग यूनहू रो पड़ा। वह एक किंग का शिष्य और एक कोर शिष्य था, लेकिन उसे उस युवा द्वारा अपमानित किया गया था जो अभी अभी क्लान में आया था। उसके दिल की नफरत बुझ नहीं पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अभी तक काफ़ी इज्जत नहीं गंवाई है? बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने किंग लू युन ने उपहास उड़ाया और कठोरता से कहा। किंग लू युन 1000 सेक्रेड क्लान के 17 किंग्स में से एक थे।
किंग लू युन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि इससे उसके शिष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक किंग के रूप में वह स्पष्ट रूप से किसी शिष्य पर हमला नहीं करेगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक सोवरेन लॉर्ड रैंक का टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड उधार देता हूं और यह यिनमिंग बर्ड का मुकाबला करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। किंग लू युन ने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में एक विशेष टोकन प्रकट हुआ। उन्होंने अपने किंग इंटेंट का संचार किया और टोकन पर एक प्रतीक छोड़ दिया। धन्यवाद गुरु। हुआंग युनहू अत्यधिक प्रसन्न हुआ। टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड शायद उनके गुरु का सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर नहीं था, लेकिन ये सामान्य सोवरेन लॉर्ड्स को दबाने के लिए पर्याप्त था। तुम्हें अपनी खुद की ताकत से उस लड़के को हराना होगा, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते, किंग लू युन ने आदेश दिया। वह पहले ही अपना वाहन उधार दे चुके थे, जिसका मतलब था कि वह अपने शिष्य की रक्षा करना चाहते थे। यदि हुआंग युनहू नकुल शॉ को मार देता तो इससे मुश्किलें खड़ी हो जातीं। थाउजेंड सेक्रेड क्लान के रेगुलेशंस एल्डर एक एम्परर थे और वह बेहद धार्मिक थे। ये शिष्य समझता है, मैं उसे पंगु बना दूंगा लेकिन उसे जीवित रहने दूंगा। हुआंग युनहू अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने गुरु द्वारा दी गई आध्यात्मिक गोली खाए और शानदार शक्ति की मदद से उसकी टांग ठीक हो गई। दूसरे दिन हुआंग युनहू की चोटें मुख्य रूप से ठीक हो चुकी थीं और वह अधीर होकर नकुल शॉ को खोजने निकल पड़ा। हालांकि नकुल शॉ की सुरक्षात्मक अरेने खुली हुई थी और कहा गया था कि वह एकांत साधना में है। चालाक बास्टर्ड बाहर आने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। हुआंग युनहू गुस्से से आग बबूला हो गया। वह नकुल शॉ वाकई में बहुत बेशर्म है और एकांत साधना में चला गया है। तमाशा देखने का इंतजार कर रहे शिष्य निराश हो गए। सीनियर मार्शल ब्रदर हुआंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सृजन भीड़ के बीच से बाहर आया और मुस्कुराया। जूनियर मार्शल ब्रदर हुआंग, तुम्हारा क्या मतलब है? हुआंग युनहू ने देखा। गुआंग तियान भी एक किंग का शिष्य था, लेकिन वह केवल एक इन नाम का शिष्य था, जिसका मतलब था कि उसके पास बमुश्किल एक कोर शिष्य की स्थिति थी। हे क्लान के नियमों के अनुसार हर शिष्य को हर महीने एक मिशन पूरा करना होता है और वह लगातार 3 महीने नहीं चूक सकता। उस नकुल शॉ ने पिछले 2 महीनों में कोई मिशन पूरा नहीं किया है। सृजन मुस्कुराया। ये सुनकर शिष्यों को बात समझ आ गई। तो ऐसी बात है, अगर वह 3 महीने के भीतर कोई मिशन नहीं करता है तो उसे क्लान द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर वह आधे साल में कोई मिशन नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। शिष्यों को क्लान के नियम बहुत अच्छी तरह पता थे। हाहा नकुल शॉ, तुम लड़के, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए यहीं छुपने दूंगा। हुआंग युनहू हंसा। क्लैन 1 महीने बाद नकुल शॉ को चेतावनी देने के लिए लोगों को भेजेगा। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को 1 महीने के भीतर बाधा का सामना करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। डिवाइस इल्यूजन आयाम आधे साल में खुलेगा। अगर कोई डिवाइस इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने और प्राचीन या मेमोरियल युग से संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो ये किसी की साधना के लिए एक बड़ी मदद होगी। सेंट्रल शिष्य चले गए और 1 महीने बाद वापस आने और नकुल शॉ को दंडित करने के लिए सहमत हुए। आंगन के भीतर नकुल शॉ तरल की एक परत में डूबा हुआ था क्योंकि विंड लाइटनिंग की सिजिल उसके शरीर को परिष्कृत कर रही थी। गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी 8 स्तरों में विभाजित है। 7वां स्तर एक डिमीगॉड लाइटनिंग बॉडी बना सकता है और 5 तत्वों की शक्ति को जोड़ने के बाद ये गॉड ट्रिब्यूएशन को रोक सकता है। 7वें से पहले का हर स्तर मुख्य साधना रैंक से संबंधित होता है। नकुल शॉ वर्तमान में सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के पहले स्तर की साधना कर रहा था। मूल गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी की सख्त आवश्यकताएं थीं, जबकि उन्नत संस्करण गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी शरीर को परिष्कृत करने के लिए बिजली का उपयोग कर सकता था। यदि कोई 5 एलिमेंट्स 10,000 तकनीक या 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक की साधना करता था तो इससे आवश्यकताएं कम हो सकती थीं और यह उसकी पूरक भी बन सकती थी। नकुल शॉ 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था और अब अपने शरीर को मजबूत करने के लिए विंड लाइटनिंग की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसकी तुलना में शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों को आगे बढ़ने में अधिक समय लगता था, लेकिन नकुल शॉ ने इमॉर्टल स्प्रिंग्स वाइन पी ली थी और अपनी अस्तित्व की स्थिति और शरीर को बदल लिया था। इसके अलावा उसके पास मदद के लिए दुर्लभ संसाधन भी थे। 3 दिन बाद नकुल शॉ गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के पहले स्तर के चरम पर पहुंच गया। आधे महीने के बाद उसकी सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी दूसरे स्तर के अंतिम चरणों तक पहुंच चुकी थी। इस समय उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक थी जो उसकी विंड लाइटनिंग ट्रू फोर्स जितनी हल्की थी और उससे एक अदृश्य शारीरिक दबाव निकल रहा था। क्रैक, इस शक्ति द्वारा पास की एक कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1 महीने की समय सीमा जल्द ही समाप्त हो गई। नकुल शॉ सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के चरम दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था और उसकी मांसपेशियों में एक दबंग ताकत समाई हुई थी।
हालांकि शारीरिक ताकत केवल एक पहलू था, सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी ने नकुल शॉ की रक्षा को भी मजबूत किया, जिससे उसे बिजली को अवशोषित करने की क्षमता के साथ साथ एलिमेंटल हमलों के खिलाफ लचीलापन भी मिला। अध्याय 769 कौशल का परीक्षण। गोल्डन कुंद सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के पहले 3 स्तर ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की रैंक से संबंधित थे। नकुल शॉ अभी अभी दूसरे स्तर के चरम पर पहुंचा था और अकेले अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर एक ट्रू मिस्टिक रैंक को टक्कर दे सकता था। यदि वह तीसरे स्तर पर पहुंच जाता तो वह अकेले अपने शरीर के बल पर ट्रू लॉर्ड रैंक को मार सकता था और ओरिजिन कोर क्षेत्र से नीचे के लोगों के खिलाफ वह अजेय होता। हालांकि पहले 3 स्तर सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी की केवल नींव थे। मेरी जीवन शक्ति और शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, वरना मैं एंशिएंट ड्रीम क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था और अधिक संसाधन जुटा सकता था। नकुल शॉ के दिमाग में एक योजना आई, लेकिन शरीर को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन उसके मूल अनुमान से अधिक थे। गोल्डन कुंद सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक की एक साथ साधना करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक थी, और नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि यदि वह जल्द ही एंशिएंट ड्रीम क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया तो ग्रेट ओरिजिन कोर क्षेत्र में होने पर उसे संसाधनों के संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी आत्मा के पुनरुत्थान के लिए भी दुर्लभ वस्तुओं की आवश्यकता होती। केवल तभी जब उसकी आत्मा की ताकत वॉइड गॉड क्षेत्र के स्तर पर वापस आ जाती, उसका एम्परर इंटेंट फिर से जागृत होता। उसके पास ऐसी बहुत कम वस्तुएं थीं जो उसकी आत्मा को पुनः स्वस्थ कर सकती थीं। संसाधन। नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं और उसने सोचना शुरू कर दिया। वह आखिरकार समझ गया कि बाल डिमीगॉड इतनी बुरी तरह से संसाधन क्यों चाहता था। बेशक यदि वह किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं करता और सिर्फ अपने दम पर साधना करता तो वह 1 दर्जन वर्षों के भीतर अपने चरम पर वापस आ सकता था, लेकिन नकुल शॉ इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। मुझे 3 साल के भीतर एक किंग बनना होगा। नकुल शॉ की आंखें टिमटिमाईं और जल्द ही उसके मन में पैसे कमाने के कुछ विचार आए। पहला, वह जानवरों को वश में कर सकता था। यदि यिनमिंग बर्ड जैसे कुछ और दुर्लभ जानवर होते तो वह पैसों में खेल रहा होता। दूसरा, प्राचीन खजाने खोजने के लिए कुछ खंडहरों और गुप्त क्षेत्रों का पता लगाने बाहर जाना। तीसरा, क्लान के लिए मिशन पूरे करना। अधिक जटिल मिशनों में प्रचुर मात्रा में पुरस्कार मिलते थे और योगदान बिंदुओं को कीमती संसाधनों के लिए बदला जा सकता था। पहला और तीसरा तरीका अपेक्षाकृत सुरक्षित था और उनकी आय अधिक स्थिर थी, जबकि दूसरा तरीका अधिक जोखिम भरा था। ठीक उसी समय जब नकुल शॉ सोच रहा था, नकुल शॉ, बाहर से एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी और सीधे उसकी सुरक्षात्मक अरे को चीरती हुई अंदर आ गई। नकुल शॉ कमरे से बाहर आया और उसने पाया कि बाहर बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक रेगुलेटर मौजूद था। उसकी साधना ग्रेट ओरिजिन कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। रेगुलेटर, क्या कोई समस्या है? नकुल शॉ का चेहरा अजीब था। सामान्य परिस्थितियों में जब तक कोई क्लान के नियमों के खिलाफ नहीं जाता था, रेगुलेटर शिष्यों से बात नहीं करते थे। उसने अपनी आंख के कोने से कुछ सेंट्रल शिष्यों को देखा जिनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। उनमें हुआंग यूनहू, चेतन और सृजन शामिल थे। नकुल शॉ, तुमने 3 महीने के भीतर कोई मिशन पूरा नहीं किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने और अगले 3 महीनों के लिए तुम्हारे संसाधनों को रोकने आया हूं। बैंगनी वस्त्र पहने रेगुलेटर ने नकुल शॉ की ओर ठंडी निगाहों से देखा। सामान्य शिष्यों के लिए 3 महीने के संसाधनों को रोकना एक बड़ी बात थी। संसाधनों के बिना कोई भी ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में दूसरों से पिछड़ जाता। यदि तुमने आधे साल में कोई मिशन पूरा नहीं किया तो तुम्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा और प्लान को रिपोर्ट किया जाएगा, बैंगनी वस्त्र पहने रेगुलेटर ने जाने से पहले कहा। नकुल शॉ थोड़ा चकरा गया था। वह पिछले 3 महीनों से गोल्डन कुंद सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक की साधना कर रहा था और इस बात को भूल गया था। मैं 1 साल के लिए आवश्यक सभी मिशन पूरे करूंगा और कुछ संसाधन भी प्राप्त करूंगा, नकुल शॉ ने फैसला किया। 3 महीने के संसाधन उसे खल रहे थे। मच्छर चाहे कितना भी छोटा हो, वह मांस तो होता ही है, जो नकुल शॉ के लिए महत्वपूर्ण था, जो दोबारा साधना कर रहा था। वूश! नकुल शॉ ने सुरक्षात्मक अरे को निष्क्रिय कर दिया और कुछ मिशन पूरे करने तथा कुछ जानवरों को वश में करने के लिए तैयार हो गया। नकुल शॉ, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। एक दुबला पतला पुरुष कूदकर बाहर आया और उसने नकुल शॉ का रास्ता रोक लिया। ये हुआंग यूनहू था। उसने इसके लिए पूरे 1 महीने इंतजार किया था। अब जबकि उसके पास किंग लू यून का उड़ने वाला पालतू जानवर था, वह नकुल शॉ की यिनमिंग बर्ड से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। बस कोई ऐसा जिसे मैंने पहले हराया है। नकुल शॉ ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। ये सुनकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। हुआंग यूनहू गुस्से से आग बबूला हो गया। ये ट्रू मिस्टिक रैंक का लड़का उसे नीच समझ रहा था।
नकुल शॉ, तुमने पिछली बार अपने पालतू जानवर का सहारा लिया था। तुम्हारी ऐसी बातें जोर से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इस लड़के को नहीं पता कि बेशर्मी क्या होती है। आसपास के सेंट्रल शिष्यों को नकुल शॉ के लिए अपना चेहरा लाल होता महसूस हुआ और वे उस पर हंसे। वे सब जानते थे कि इस बार हुआंग यूनहू के पास किसी चीज का सहारा था। नकुल शॉ, उससे मत लड़ो। एक महिला की आवाज गूंजी। हुआंग यूनहू ने इस बार अपने गुरु का टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड उधार लिया है और इसकी साधना ग्रेट ओरिजिन कोर की है। सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया। नकुल शॉ ने देखा और पाया कि सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया दौड़कर आ रही हैं। उनकी सुंदर आभा ने आसपास के पुरुषों की नज़रों को आकर्षित कर लिया। सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हारा हुआ लूज़र कुछ भी नहीं है। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए। सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया के प्रति उसकी अच्छी भावनाएं थीं। ये वही थी जिन्होंने इस शरीर को अपने कब्जे में लेने पर उसका इलाज किया था। लड़के, ज़्यादा मत इतराओ। हुआंग यूनहू को अपमानित महसूस हुआ। एक मामूली ट्रू मिस्टिक रैंक का युवा उसे नीच समझ रहा था। ये कहने के बाद उसने एक विशेष टोकन निकाला जिसमें किंग इंटेंट का एक अंश था। अगले ही पल टिल्ड आकाश में एक टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड प्रकट हुआ। इसका आकार नकुल शॉ की यिनमिंग बर्ड से थोड़ा बड़ा था। किंग इंटेंट, नकुल शॉ ने बुदबुदाया। उसके लिए ये देखना मुश्किल नहीं था कि किंग इंटेंट के कारण ही हुआंग यूनहू टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड को नियंत्रित कर सकता था, अन्यथा उसकी हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र की साधना टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड के दांतों के बीच की जगह में भी फिट नहीं हो पाती। बिना किसी झिझक के नकुल शॉ ने एक काली जलती हुई चिड़िया को बुलाया जो उसे आकाश में ले गई। वूश! हुआंग यूनहू और नकुल शॉ दोनों हवा में ऊपर उठे। ओरिजिन कोर क्षेत्र के पक्षियों के शक्तिशाली टकराव ने क्लान के कई सदस्यों का ध्यान खींच लिया। बाम बाम बाम! टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड और यिनमिंग बर्ड हवा में लड़ने लगे जबकि नकुल शॉ और हुआंग यूनहू अलग हो गए। दोनों पक्षियों से कमजोर थे। अपनी आत्मा, इंटेंट और आई ब्लडलाइन को छोड़कर नकुल शॉ टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड या यिनमिंग बर्ड का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हा, लड़के, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। हुआंग यूनहू ने जोर जोर से हंसते हुए दहाड़ लगाई क्योंकि उसने अपने हाफ सटेप ट्रू युआन का संचार किया। लाल भूरे रंग की रोशनी की एक किरण में बदल गया और नकुल शॉ की ओर लपका। एक कोर शिष्य से जैसी उम्मीद थी। हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र की ताकत ने आसपास के तमाशा देख रहे सेंट्रल शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। चेतन और सृजन के चेहरे पर चमकीली मुस्कान थी। ट्रू मिस्टिक रैंक और हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यदि नकुल शॉ ट्रू लॉर्ड रैंक पर होता तो वह शायद मुकाबला करने में सक्षम होता, लेकिन ट्रू मिस्टिक रैंक वाले लोग हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र के लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते। वूश! टिल्ड। हुआंग यूनहू नकुल शॉ की ओर झपटा और सामान्य ट्रू मिस्टिक रैंक के पास मुकाबला करने की क्षमता नहीं होती। हुआंग यूनहू, रुक जाओ! सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया चिल्लाईं, लेकिन नकुल शॉ का चेहरा अभी भी सामान्य था। श्वा! नकुल शॉ की पीठ के पीछे विंड लाइटनिंग के पंखों की एक जोड़ी फैल गई। बिजली की एक चमक के साथ बूम! हुआंग यूनहू का हमला हवा में जा लगा और वह लगभग गिर ही पड़ा था। क्या? हुआंग यूनहू ने अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन गुजरते हुए महसूस किया और उसकी पीठ के पीछे बिजली की सुगबुगाहट और हवा की चीख सुनाई दी जब पंखों वाला एक व्यक्ति उसकी पीठ के पीछे चमक उठा। विंड लाइटनिंग हैंड ब्लेड! नकुल शॉ का हाथ तेज विंड लाइटनिंग की एक परत से ढका हुआ था। क्रैक! हुआंग यूनहू चीख उठा क्योंकि विंड लाइटनिंग हैंड ब्लेड के कारण खून के छींटे उड़े और वह पास की एक इमारत में जा गिरा। अकेले इस एक चाल से हुए नुकसान ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आसपास के दर्शक अराजकता में फैल गए। कितनी रफ्तार है! विंड लाइटनिंग के वे पंख हमारे क्लान की विंड लाइटनिंग तकनीक प्रतीत होते हैं। केवल कुछ ही लोगों ने देखा कि क्या हुआ था। हुआंग यूनहू अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंक रहा था और नकुल शॉ ने दुश्मन की पीठ के पीछे प्रकट होने और बिजली की तरह तेज हमले का उपयोग करने के लिए उत्कृष्ट गति का उपयोग किया था। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि नकुल शॉ के हमले में आश्चर्यजनक शारीरिक शक्ति शामिल थी जिसने हुआंग यूनहू को चौंका दिया। अभी के उस हमले में 5 एलिमेंट्स विंड लाइटनिंग तकनीक और गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी की शक्ति शामिल थी। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका। हुआंग यूनहू ने अपने दांत पीसे और कांपते हुए स्वर में बड़बड़ाया। हवा में तैरते पंखों वाला वह सुंदर युवा युद्ध के किसी देवदूत जैसा प्रतीत हो रहा था। नकुल शॉ, क्या ये तुम्हारी ताकत है? आशिया की आंखें झटके और उलझन से टिमटिमा उठीं। वह इस युवा के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी जो अभी अभी क्लान में आया था। सिर्फ 2 या 3 महीने के छोटे से अंतराल में वह इतना कैसे बदल सकता था? विंड लाइटनिंग एक्सप्लोडिंग फिस्ट! नकुल शॉ का हाथ एक मुट्ठी में बदल गया जो विंड लाइटनिंग के एक आकर्षक विस्फोट को विकीर्ण कर रहा था।
इन्फिनिटी अर्थ। हुआंग यूनहू का शरीर लाल भूरे रंग की रोशनी से ढक गया जिसने उसे एक छोटे पहाड़ में बदल दिया। बूम बाम टिल्डर 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 टिल्डर। दोनों आकृतियां हवा में टकराईं और एक विस्फोट गूंज उठा। श्वा पंखों वाली एक आकृति ने अपनी शक्ति का उपयोग करके बचाव किया। वाह। दूसरी ओर दूसरी आकृति ने मुंह से खून उगला और सदमे की लहर के बीच पीछे धकेल दी गई। हुआंग यूनहू, तुम फिर से हार गए हो। नकुल शॉ के पीछे के पंख मंद पड़ गए और गायब हो गए। अभी के उस टकराव में उसने चोट से बचने के लिए अपनी शक्तिशाली शारीरिक रक्षा और प्रतिक्रिया गति का उपयोग किया, जबकि हुआंग यूनहू का चेहरा सफ़ेद हो गया क्योंकि उसने अपनी अधिकांश युद्ध शक्ति खो दी थी। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका और शुरुआत से ही गंभीर रूप से घायल हो गया, वरना जीत की संभावना 50% होती। हुआंग यूनहू ने खुद को अपमानित महसूस किया और उसकी मुठ्ठियां कांप रही थीं। नकुल शॉ के ये कहने पर कि तुम फिर से हार गए हो, वह पागल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आसपास के जिन दर्शकों ने ये देखा उन्होंने अपने होंठ चबाए। हालांकि उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह तो एक किंवदंती के उदय की शुरुआत मात्र थी। अध्याय 770 लॉर्ड राजवंश मिशन। हुआंग यूनहू की हार ने वर्तमान सेंट्रल शिष्यों को वास्तविकता स्वीकार करने में असमर्थ कर दिया, खासकर उन्हें जो नकुल शॉ को जानते थे। सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया की आंखें झटके और संदेह के साथ नकुल शॉ पर टिकी हुई थीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह वर्तमान नकुल शॉ ताकत और आभा दोनों के मामले में पहले वाले से अलग था। जैसे ही उसने उसकी नज़रों को महसूस किया, सुंदर नकुल शॉ मुस्कुराए और सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया से नज़रें मिला लीं। नकुल शॉ सिर्फ सुंदर नहीं था, उसमें एक अवर्णनीय आत्मविश्वास भी था। उसका आकर्षण अधिकांश महिलाओं की धड़कनों को तेज कर सकता था। जब उनकी नज़रें मिलीं तो सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया का दिल जोर से धड़कने लगा। रहस्यमय आंखों की उस जोड़ी में एक आत्मा को आकर्षित करने वाला आकर्षण प्रतीत होता था और वह उनमें खो गईं। उनका चेहरा लाल होने लगा और उन्होंने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। वह आमतौर पर शांत और संयमित रहती थीं, उन्होंने पहले कभी इस तरह का बर्ताव कब किया था। हालांकि उस युवा ने उनके दिल में एक छवि छोड़ दी और उन्हें एक अलग एहसास कराया। नकुल शॉ मुस्कुराए और अपनी नज़रें वापस ले लीं। अभी अभी उसने सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया के संदेहों को दूर करने और उसके प्रति उसकी सद्भावना को बढ़ाने के लिए उस पर हॉट कंट्रोलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया फिलहाल उस पर संदेह नहीं करेगी। कम से कम वह सबसे बुरी स्थिति के बारे में नहीं सोचेगी। नकुल शॉ उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह बहुत अधिक संदेहास्पद हो गई थी। हॉट कंट्रोलिंग तकनीक नकुल शॉ के लिए कई छोटे मामलों को हल कर सकती थी। सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया के अलावा थाउजेंड सेक्रेड क्लान में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो नकुल शॉ को बहुत अच्छी तरह जानते हों। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। पहले वाला नकुल शॉ एक अत्यधिक अकेला व्यक्ति था और बहुत से लोग उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे। इसका मतलब था कि भविष्य में उसका उत्थान बहुत अधिक संदेह को आकर्षित नहीं करेगा। आखिरकार ऐसे कई जीनियस थे जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हुआंग यूनहू, तुम पहले ही हार चुके हो, टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड को वापस ले लो। नकुल शॉ की नज़रें आकाश की ओर मुड़ गईं। टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड और यिनमिंग बर्ड अभी भी लड़ रहे थे और यदि समय खींचता तो बाद वाला हार जाता क्योंकि उसकी साधना कमजोर थी। ठीक इसी समय किंग इंटेंट की एक लहर हवा से गुजरी और हुआंग यूनहू के हाथ में मौजूद टोकन को चमकने पर मजबूर कर दिया। बिजली की एक चमक के साथ टू हेडेड लाइटनिंग बर्ड गायब हो गया। मौजूद लोगों में से केवल कुछ ही लोग किंग इंटेंट को महसूस करने में सक्षम थे, जिसमें नकुल शॉ भी शामिल था। किंग इंटेंट थोड़ी देर के लिए नकुल शॉ पर टिका। उसी समय थाउजेंड सेक्रेड क्लान के भीतर एक किंग के महल के भीतर उस लड़के की तकनीक बेहद रहस्यमय है और उसकी एक अजीब आभा है। यदि उसका कोई गुरु नहीं है तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य मिला होगा। किंग लू यून ने बुदबुदाया और नकुल शॉ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यदि वह अगले आधे साल में अच्छा प्रदर्शन करता तो किंग लू यून उसे एक कोर शिष्य के रूप में अपनाने पर विचार करता। वूश, यिनमिंग बर्ड नकुल शॉ को लेकर उड़ गया। इस नकुल शॉ की ताकत पिछले कुछ महीनों में नाटकीय रूप से बढ़ गई है। उसके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का गुप्त सौभाग्य है। नीचे के शिष्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। उठने के लिए संघर्ष करते हुए हुआंग यूनहू का चेहरा बदरंग था। चेतन, सीनियर मार्शल ब्रदर सृजन और साथियों ने जल्दी से उसकी मदद की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नकुल शॉ सौभाग्य प्राप्त करेगा और इतना मजबूत बन जाएगा। क्लान के मिशन उसके लिए बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करेंगे। सीनियर मार्शल ब्रदर सृजन के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। नकुल शॉ की वास्तविक ताकत ने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था।
मुझे जल्दी से यिन परिवार को बताना चाहिए वरना नकुल शॉ एक बड़ा खतरा बन जाएगा। सीनियर मार्शल ब्रदर सृजन ने जल्दी से फैसला किया। कहीं और, नकुल शॉ यिनमिंग बर्ड पर बैठा और मिशन हॉल पहुंचा। चूंकि उसने 3 महीने में कोई मिशन पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे 3 मिशन करने थे, लेकिन उसने उन्हें अपनी नज़रों में नहीं रखा था। वह संसाधन और योगदान बिंदु जुटाने के लिए कुछ मिशनों, जिनमें बेहद कठिन मिशन भी शामिल थे, को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। एक साइड हॉल के भीतर, नकुल शॉ, चूंकि तुमने 3 महीने से कोई मिशन पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें मिशन वितरित करूंगा, एक तेज आंखों वाले रेगुलेटर ने ठंडे स्वर में कहा। वितरण का इंतजार करते हुए नकुल शॉ भावहीन रहा। अगले 3 मिशन दंड थे, इसलिए उसके पास ये चुनने की कोई शक्ति नहीं थी कि वह कौन से चाहता है। इसके अलावा उन्हें पूरा करने पर कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला था। नकुल शॉ को जल्द ही अपना पहला मिशन मिला। काम मड पॉइजन छिपकलियों को मारना और 20 मड पॉइजन हट्स इकट्ठा करना था। मड पॉइजन छिपकलियां बहुत मजबूत नहीं थीं। एक ट्रू ह्यूमन रैंक आसानी से एक साथ कई को मार सकता था, लेकिन नकुल शॉ को जल्द ही इस मिशन की कठिनाई नजर आ गई। मड पॉइजन छिपकलियां झुंड में रहती थीं और उनकी गिनती सैकड़ों में होती थी। हर समूह में एक छिपकली राजा भी होता था जिसकी ताकत ट्रू लॉर्ड रैंक के बराबर होती थी। इसके अलावा ये छिपकलियां दलदल की गहराइयों में रहती थीं जहां नकुल शॉ की यिनमिंग बर्ड ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि यह मिशन जानबूझकर नकुल शॉ को परेशान करने के लिए था। नकुल शॉ ने भावहीन होकर मिशन स्वीकार किया और फिर यिनमिंग बर्ड पर बैठ गया, जो 4 घंटे की उड़ान के बाद एक दलदल में पहुंचा। 1 घंटे के बाद नकुल शॉ ने 1000 मड पॉइजन हट्स इकट्ठा कर लिए थे। इसके अलावा उसने 2 ट्रू लॉर्ड रैंक मड पॉइजन छिपकली राजाओं को वश में कर लिया था। मड पॉइजन छिपकली राजा जहर के प्रति लचीले थे और उनके पास एक अनूठी क्षमता भी थी जो अन्य प्राणियों को पत्थर में बदल सकती थी। उनकी रक्षा भी बेहद मजबूत थी। नकुल शॉ ने योगदान बिंदुओं के लिए 1000 मड पॉइजन हट्स का आदान प्रदान किया और बाजार में 2 मड पॉइजन छिपकली राजाओं की नीलामी की। पहले से वश में किए गए जानवरों की कीमत सामान्य जानवरों की तुलना में 1 दर्जन गुना तक अधिक हो सकती थी। दूसरा मिशन। नकुल शॉ ने तब दूसरे वितरित कार्य का इंतजार किया। काले चेहरे वाला रेगुलेटर हैरान हुआ, फिर उसने दूसरा मिशन नकुल शॉ को दे दिया। जैसे ही उसने मिशन की सामग्री पढ़ी, नकुल शॉ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह मिशन एक टीम का काम था और ये थोड़ा अधिक कठिन था। दूसरे दिन, मिशन हॉल के सामने। क्या सभी तैयार हैं? ओरिजिन कोर क्षेत्र के एक शराबी बूढ़े व्यक्ति ने नकुल शॉ और 1 दर्जन से अधिक अन्य लोगों का निरीक्षण किया। नेता ओरिजिन कोर क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था। इससे ये देखा जा सकता था कि यह मिशन बहुत आसान नहीं था। नकुल शॉ की नज़र ने समूह पर दौरा किया और देखा कि उनमें से अधिकांश का रवैया खराब था। वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई मिशन पूरा नहीं किया था और उन्हें एक साथ समूहीकृत किया गया था। इस शराबी समूह को देखकर नकुल शॉ का आत्मविश्वास डगमगा गया। मैं पहले जा रहा हूं, नकुल शॉ ने अकेले काम करने का फैसला किया। लड़के, तुम मिशन की बारीकियों को भी नहीं जानते, तुम इसे खुद कैसे करोगे? ओरिजिन कोर क्षेत्र के नेता ने उपहास उड़ाया। नेता होने के नाते उसके पास सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। मियाँ मियाँ। ठीक इसी समय एक छोटी चांदी ग्रे बिल्ली ने एक स्क्रॉल पकड़ा और नकुल शॉ पर आ गिरी। मेरा मिशन स्क्रॉल। ओरिजिन कोर क्षेत्र का नेता तुरंत बहुत अधिक होश में आ गया और गुस्से में दहाड़ा। हालांकि नकुल शॉ पहले से ही यिनमिंग बर्ड पर बैठा था और समूह केवल उसे उड़ते हुए देख सकता था। समूह की गालियों और शब्दों ने पास के कई अन्य लोगों को देखने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा मिशन थाउजेंड सेक्रेड क्लान के उत्तरी पहाड़ों में डाकुओं के एक उभरते हुए समूह को नष्ट करना है। जाहिर है, नेता ने आधे साल पहले ओरिजिन कोर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी और अब एक बड़ा खतरा है। नकुल शॉ ने खुद के लिए सारांश प्रस्तुत किया। मिशन स्क्रॉल में डाकुओं का स्थान और ताकत शामिल थी। कई घंटों के बाद यिनमिंग बर्ड उस जगह पर पहुंचा। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई को कई हजार मील तक घुमाया। एक भूमिगत महल से चीखें जल्द ही गूंज उठीं और एक खून की प्यासी यिनमिंग बर्ड ने टूटे फूटे महल को छोड़ दिया। धूपबत्ती की आधी तीली जलाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में नकुल शॉ ने पूरे ठिकाने को लूट लिया था और डाकुओं के सिर ले लिए थे। मिशन हॉल में वापस। दूसरा मिशन पूरा हो गया है, नकुल शॉ ने रेगुलेटर को सिर सौंप दिए। मैंने सुना है कि तुमने समूह छोड़ दिया और अपने दम पर मिशन पूरा किया। रेगुलेटर के चेहरे पर अजीब भाव था क्योंकि उसने 3 बार जांच की कि नकुल शॉ ने वास्तव में काम पूरा कर लिया था और सिर असली थे। दूसरों को उसे परेशान करने से रोकने के लिए नकुल शॉ ने छिपने की जगह को नष्ट करने की प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड किया था। रेगुलेटर अवाक रह गया। मुझे खेद है, लेकिन तीसरा मिशन भी एक टीम का काम है। एक स्क्रॉल खोलते समय रेगुलेटर के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी।
नकुल शॉ ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन चिंता मत करो, यह मिशन अधिक अनूठा है और सदस्य पहले वाले लोगों की तरह कचरा नहीं है, रेगुलेटर ने जोड़ा। अनूठा मिशन। नकुल शॉ ने स्क्रॉल अपने हाथ में लिया और इसे पढ़ा। यह मिशन कोई बड़ा रहस्य नहीं था। अनूठा मिशन, मूल निवासी के लॉर्ड राजवंश को नष्ट करें। सामग्री, तियानफेंग ग्रेट आइलैंड जोन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक नया लॉर्ड राजवंश प्रकट हुआ है और ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश की शक्ति को अपमानित कर रहा है। सामग्री देखने के बाद नकुल शॉ ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। सभी सदस्य बेहद मजबूत थे। नेता और उपनेता दोनों ग्रेट ओरिजिन कोर क्षेत्र में थे। उनके अलावा 7 स्मॉल ओरिजिन कोर क्षेत्र और लगभग 50 ट्रू स्पिरिट क्षेत्र भी थे। ये पहली बार था जब नकुल शॉ इतने मजबूत समूह में शामिल हुआ था। सदस्यों की सूची में नकुल शॉ ने सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया और सीनियर मार्शल ब्रदर सृजन को भी देखा। अगले दिन की सुबह ये शक्तिशाली समूह हॉल के सामने इकट्ठा हुआ। नेता सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग था। उसका चेहरा सख्त था और उससे एक अदृश्य शक्ति निकल रही थी। हर कोई जानता है कि महाद्वीप क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और आसपास का असीम समुद्र ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश का क्षेत्र है। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग रुके। ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश। नकुल शॉ लॉर्ड राजवंशों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था क्योंकि उसने अभी अभी दोबारा साधना शुरू की थी, लेकिन वह जानता था कि सैद्धांतिक रूप से कैंग महासागर ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश का क्षेत्र था। ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश अपने क्षेत्र के आसपास से एक लॉर्ड राजवंश के भाग्य को इकट्ठा करता है और अपने क्षेत्रों में किसी अन्य लॉर्ड राजवंश को प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यह मिशन एक लॉर्ड राजवंश को नष्ट करना था, एक ऐसा राष्ट्र जो एक महान देश के स्तर को पार कर चुका था। नकुल शॉ और सीनियर मार्शल सिस्टर आशिया एक दूसरे के बगल में खड़े थे। यह अनूठा मिशन ड्यूक पैलेस द्वारा निर्धारित किया गया था जो तियानफेंग ग्रेट आइलैंड जोन पर शासन करता है। अंतिम पुरस्कार बेहद प्रचुर मात्रा में है, आशिया ने कम स्वर में कहा। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि साधना की दुनिया में केवल क्लान और संप्रदाय ही दुनिया पर शासन नहीं करते थे। ग्रेट गन लॉर्ड राजवंश अपने क्षेत्रों पर बेहद सख्ती से शासन करता था।